तो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलो शुरू करें अपना नेक्स्ट चैप्टर। अपने 11th क्लास की पॉलिटी कर रहे हैं और इसके सेकंड चैप्टर पर हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसके लगभग 2 वीडियो आ चुके हैं। आज तीसरा वीडियो है। 4 वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से आज अपने को करना है। कल अपने धार्मिक अधिकारों पर ये चैप्टर क्लोज किया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अधिकार से करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखो, सांस्कृतिक यानी हमारी संस्कृतियाँ, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हमें अनुच्छेदों में दिए गए हैं, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उन अधिकारों की बात आज हम करेंगे। देखो, हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। देखो, आप जानते हो कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, चाहे वो भाषा के आधार पे ले लो, धर्म, जाति, किसी भी आधार पे ले लो। भारत में बहुत विविधता है और इस विविधता को एक सूत्र में पिरोना या एक जगह पे पिरोना अपने आप में एक कला है। तो ये कला कहाँ से मिलती है? हमें हमारे अधिकारों से मिलती है। तो उसी अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हमारे लिए हो गया था। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। यानी केवल कोई समुदाय धर्म के आधार पर छोटा नहीं होता भाई, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है। यानी आप देख लो, जैसे तेलुगु भाषा के लोग हैं तो एक छोटे क्षेत्र पर है, हिंदी भाषा से तो कम ही है ना, तो कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक हो गए। या फिर संस्कृति के आधार पर ले लो, कोई अलग संस्कृति ले लो, कोई भी आपके मन में जो आ रही हो। मान लो कोई आदिवासी की एक संस्कृति है तो वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक हो गए बाकी संस्कृति से। तो इस प्रकार से संस्कृति और भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं, केवल और केवल धर्म के आधार पर नहीं हो सकते। तो अल्पसंख्यक बेसिकली होता क्या है? अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या या पूरे देश में संख्या के आधार पर वो अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को भाषा, लिंग, संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए उसे विकसित करने के लिए उसको अधिकार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। देखो, अल्पसंख्यक शब्द से अपने को पता चलता है कि यानी जो संख्या में कम है, फिर चाहे वो किसी भी आधार पे हो, भाषा, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पे हो, और संख्या में कम होता है तो वो अल्पसंख्यक हो जाता है। और वो अल्पसंख्यक है तो अपनी संस्कृति को वो सुरक्षित रख सके, इसलिए भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं जो उसको कहीं ना कहीं सशक्त बनाते हैं। देखो, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। देखो, फिर बता दूं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करते हैं। शिक्षण संस्थानों को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में है। मान लो कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय वो अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, लेकिन बाकायदा वो भाषाई अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक होना चाहिए। ठीक है, और सरकार उससे ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती कि आप अल्पसंख्यक समुदाय इस शिक्षण संस्थान को चला रहा है तो हम उसे पैसा नहीं देंगे। सरकार सबको बराबर और बिना किसी भेदभाव के फंडिंग करती है। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, और अगला अधिकार आता है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, इसमें क्या चीज़ कहता है? देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है, देखो, साधन क्यों कहा गया है? देखो, बाकी जो हमें अधिकार मिले हैं ना वो कहीं ना कहीं अधिकार हैं, और ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी अधिकारों की रक्षा करने का साधन है। यानी बाकी जो अधिकार है ना, अगर उनमें से किसी भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इस अधिकार का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हैं कि हमें हमारे अधिकार वापस चाहिए, हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये अधिकार कम होकर एक साधन के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। यानी ये अगर अधिकार ना हो ना तो बाकी अधिकार इतना मायने नहीं रखते। अगर उनका उल्लंघन होगा तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम इस अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद कर लेना, हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार आदेश या निर्देश देती है। न्यायालय कई प्रकार के आदेश या निर्देश जारी करता है जिसे प्रादेश या रिट कहा जाता है।
देखो, इस अधिकार का प्रयोग करके हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अधिकारों के उल्लंघन पर निर्देश देगा कि भाई क्यों उल्लंघन हुआ है, उसको वापस लागू किया जाए। और इसके लिए उसके पास कुछ रिट होते हैं या कुछ प्रादेश होते हैं। उन प्रादेशों की अब अपने बात करते हैं एक एक करके कि वो क्या प्रादेश होते हैं। ठीक है, टोटल 5 होते हैं, इन 5 की अपने बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, नाम से क्या पता लग रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जो बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष किया जाए। ठीक है, देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। भाई, पुलिस ने किसी को भी पकड़ा है ना, तो न्यायालय जो है ना वो कहेगा कि आपने जिसको बंदी बनाया है उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। अगर आप प्रस्तुत कर दोगे तो न्यायालय अगर देखेगा कि वो सच में आरोपी है तो उसको पकड़े रखने का अधिकार देगा। अगर वो आरोपी नहीं होगा, वो निर्दोष होगा, तो न्यायालय उसको रिलीज करने का यानी छोड़ने का भी निर्देश दे सकता है। तो इस रिट का प्रयोग जब न्यायालय करता है तो उसे इस रिट को क्या बोलते हैं, इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगली रिट आती है अपनी परमादेश। ठीक है, देखो, परमादेश में क्या है, ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। देखो, परमादेश यानी सबसे बड़ा आदेश। परमादेश का संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, परम प्लस आदेश यानी सबसे बड़ा आदेश। और सबसे बड़ा आदेश कौन देगा, न्यायालय देगा। न्यायालय क्यों देगा, भाई कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, कोई अच्छे खासे पद का अधिकारी है, अगर वो अपने कानून का या अपने पद का, जो अपने ओहदे का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपने पद का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और उस इस्तेमाल होने से क्या है, किसी के मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा है, तो वो व्यक्ति न्यायालय के पास जाएगा। न्यायालय परमादेश रिट जारी करेगा और आदेश देगा भाई जो भी पदाधिकारी है वो ढंग से कार्य करे, नहीं तो कोई ना कोई उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगली रिट आती है अपनी निषेध आदेश। देखो, निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। तो मना करने का आदेश जब दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम निषेध आदेश बोलते हैं। जब कोई निचली अदालत जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं। देखो, कोई छोटी अदालत है ना, छोटी अदालत से मतलब मेरा मतलब है कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले लो या फिर हाई कोर्ट ही ले लो। जब छोटी अदालत कोई फैसला करती है और वो फैसला अगर गलत है या फिर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो बड़ी अदालत है ना, एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट है, उसे कहती है कि या तो आप फैसला मेरे पास भेज दो, या उस फैसले को पलट देती है। तो उसे कहीं ना कहीं निषेध आदेश कह देते हैं। ठीक है, यानी वापस मैं पढ़ देता हूँ। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है तो अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश जारी करती है, निषेध आदेश जारी करती है। यानी छोटी जो अदालत है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का होता है, वो भी जो मुकदमा है उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, तो बड़ी अदालत क्या कहती है, उसको रुकने का आदेश देती है। इसे हम निषेध आदेश बोल सकते हैं। ठीक है, अगली रिट आती है अपनी अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा जो है ना, वो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है कि उसे उस पद पर कोई कानूनी हक नहीं है नियुक्त होने का, तो इस जो रिट जारी की जाती है उसे अधिकार परीक्षा बोलते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा आदेश कहा जाता है उस पद जो आदेश जारी किया जाता है वो उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। मतलब अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार के अंतर्गत। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको बड़े पद पर नियुक्त कर दिया गया, लेकिन वो बड़े पद पर नियुक्त होने योग्य था ही नहीं, तो न्यायालय ये रिट जारी करेगा और उससे पूछेगा भाई तू किस अधिकार के अंतर्गत इस पद पे आ गया, तो इस रिट को क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगली रिट आती है अपनी उत्प्रेषण रिट। देखो, प्रेषण का मतलब क्या होता है, भेजना, तो इसमें कुछ भेजने से रिलेटेड होगा, ये आप समझ गए, तो इस रिट का नाम है उत्प्रेषण। देखो, इसमें पढ़ते हैं अपने क्या आएगा, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को स्थानांतरण कर देता है या हस्तांतरित कर देता है। देखो, जब कोई अदालत है या फिर सरकारी अधिकारी है, उसके बाद कोई मुकदमा चला गया, ठीक है, और उस मुकदमे पर वो सुनवाई कर रहा है, लेकिन न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं है या फिर वो मुकदमा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, उससे वो मुकदमा लेकर किसी और के पास भेज देगा या उसे ऊंचे अधिकारी या ऊंची अदालत के पास भेज देगा। तो एक तरीके से मुकदमे का क्या प्रेषण कर दिया ना, तो इस रेट का नाम उसी आधार पर रखा गया है, उत्प्रेषण रेट। तो ये 5 प्रकार की रेट होती है जब न्यायालय से जारी
करता है। ठीक है, इन 5 प्रकार की रिटों का प्रयोग न्यायालय करता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों या अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। देखो, ये तो अपनों ने न्यायालय के बारे में पहले पढ़ लिया और उसकी 5 रिटों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं हो, इससे काफ़ी नहीं हो जाता। कुछ अन्य भी संगठन हैं जो न्याय प्रदान करते हैं और उसके अलग अलग अपने अपने क्षेत्र हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया। इसके अपने कुछ क्षेत्र होते हैं इन सब आयोगों के, और उस क्षेत्र से संबंधित जब इनके पास कोई मुकदमा आता है तो उस पर न्याय प्रदान करते हैं। जो ये संगठन है ना, इनको आमतौर पे अर्ध न्यायिक निकाय बोल देते हैं, यानी कुछ न्याय अधिकार इनके पास होते हैं, कुछ नहीं होते, तो इन्हें आमतौर पर अर्ध न्यायिक निकाय भी इन्हें बोल दिया जाता है। ठीक है, देखो उसके बाद अपना आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो, ये एक संगठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो मानव के अधिकार से संबंधित रिपोर्टों को देखता है, उससे संबंधित कार्यवाही करता है। क्या चीज़ है, इसके बारे में उन्हें पढ़ते हैं। देखो, किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। भाई, किसी भी संविधान में जब अधिकार दिए गए हैं तो अधिकार को लिख देने मात्र से तो अधिकार लागू नहीं हो जाएंगे ना, उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंट कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं तभी पता लगेगा ना वो संविधान में अधिकार जो दिए गए हैं वो सच में कारगर हैं कि नहीं है। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों के प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ यानी PUCL तथा पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। ये दो संगठन दे रखे हैं, एक PUCL, एक PUDR। ये क्या करती हैं कि मानवों के अधिकार, मानवाधिकार पहली बात किसे कहते हैं, यानी मानव को जो बेसिक राइट्स होने चाहिए, मानव को जो बेसिक अधिकार होने चाहिए। भाई, हम सब मानव हैं, और मानव होने के नाते हमें एक बुनियादी अधिकार तो कुछ ना कुछ होने चाहिए। उन अधिकारों की देख रेख कौन करता है, PUCL और PUDR। ये देखती हैं कि मानवों को बेसिक राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। किसी देश में अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है, 1993 में एक मानवाधिकार आयोग का गठन होता है जो मानवों से संबंधित अधिकारों की कहीं ना कहीं देखरेख करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले कोई 2 सदस्य होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी जो भारत में मानवाधिकार आयोग है, उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, और किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। यानी एक तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, और 2 ऐसे बंदे हों जो मानवाधिकारों के संबंध में कहीं ना कहीं ज्ञान रखते हो। तो ये 4 बंदे बेसिकली राष्ट्रीय मानवाधिकारों में आयोग में होते हैं। ठीक है, देखो, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समय अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है, जेलों में बंदियों का अध्ययन कर सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है और उसे प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार आयोग जो है ना, अगर वो कहीं पर देखता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो खुद अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकता है, या किसी ने वहाँ पर एप्लीकेशन डाली है या याचिका डाली है तो उसकी तरफ से कार्रवाई कर सकता है, और उस मानवाधिकार के मुद्दों पर शोध भी वो करता है। तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार जो से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसी पे मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। ठीक है, आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों का गायब होना, पुलिस की ज्यादतियाँ, कार्रवाई ना किया जाना, महिला के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती है। भाई, कई बार क्या होता है, जिसको बंदी बना के रखा है ना पुलिस ने, वो हिरासत के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार तो बलात्कार कर देते हैं ये पुलिस वाले खुद ही, और कई बार लोगों को ढंग से खाना नहीं दिया जाता जेल वगैरह में, लोगों के साथ मार कुटाई की जाती है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है। तो बेसिकली ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। तो इन सब को कौन देखता है, मानवाधिकार आयोग देखते हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों में मामले की जांच करना है। आयोग का समय का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, ये सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है। अब देखो, मानवाधिकार आयोग ये सब देखता है, लेकिन फिर भी जो मानवाधिकार आयोग है ना, वो खुद मुकदमा नहीं सुनता। मानवाधिकार आयोग इन सब की जांच करेगा। ठीक है, जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, फिर सरकार कोशिश करती है कि
कि इस पर न्याय हो, इस पर मुकदमा चलाया जाए। मानवाधिकार आयोग खुद, वापस बता रहा हूँ, मुकदमा नहीं चलाता, वो सिर्फ रिपोर्ट जारी करता है कि ऐसी ऐसी हरकतें इस देश में हो रही हैं और उन हरकतों से सरकार को वाकिफ़ कराता है और सरकार फिर क्या करती है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये अपने अगली वीडियो में करेंगे। नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य अपनी अगली वीडियो में आएंगे और उसके बाद ये चैप्टर अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद लास्ट वीडियो इस चैप्टर की आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।